गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एड हॉक जजेस। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है कि रिटायर्ड जजेस को एड हॉक बेसिस पर लगाया जाए ताकि जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट्स में उसका जो बैकलॉग है उसे क्लियर किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की चीज़ है। इनफैक्ट आर्टिकल 224A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का परमिट करता है कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को कि वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करें आफ्टर प्रेसिडेंट के अप्रूवल। तो ये जजेस जो है इनके पास पूरी वही पावर्स होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, जुरिस्डिक्शन होती हैं जितनी एक नॉर्मल जज के पास होती हैं, चाहे वो एड हॉक पर हों। लेकिन इनको हम फिर भी परमानेंट जजेस नहीं मानते हैं। तो जो रिटायर्ड जज होते हैं जिनको एड हॉक पर लगाया जा रहा है और प्रेसिडेंट जो है दोनों का इसमें कंसेंट होना चाहिए इस अपॉइंटमेंट के लिए। तो 1998 का जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसने आउटलाइन किया है डिटेल्ड प्रोसेस कि कैसे एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। तो जब रिटायर्ड जज होता है वो कंसेंट दे देता है, दे देते हैं। फिर चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के उन वो नाम जो है आगे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को फॉरवर्ड करते हैं। स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं फिर वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर को देते हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर को, जो कि फिर बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके जो है वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे वो नाम प्राइम मिनिस्टर को दे और प्राइम मिनिस्टर वो नाम आगे प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है। तो लोक प्रहारी केस है बहुत ही फेमस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि एड हॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट की जो रिकमेंडेशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम से जो है वो राउट होनी चाहिए, जिसमें कि सीजीआई और टू सीनियर मोस्ट जजेस कंसिस्ट करते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रहारी केस में जो है वो कहा कि जो हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ हैं उनको जो है वो उनको फुल करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि बैकलॉग ऑफ केसेस को जो है एड्रेस किया जा सके। और लगभग जो 40% के आसपास की वैकेंसीज़ हैं हाई कोर्ट में वो एड हॉक जजेस जो हैं वो उनको अगर हम फुल करेंगे, उनको हम अपॉइंट करेंगे तो ही हम इनको टैकल कर सकते हैं। और इसमें क्लियर गाइडलाइंस भी दी गई कि कब जो है एड हॉक जजेस जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है कोर्ट ने रूल किया कि जो एड हॉक जजेस हैं उनको सिर्फ तभी अपॉइंट किया जा सकता है अगर रिकमेंडेशंस हों कि जो है 20% तक वैकेंसीज जो है अभी तक नहीं जो है फुल हुई हैं। तो हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज अगर 20% से ज़्यादा की है सैंक्शन स्ट्रेंथ थे से, तो जो है एड हॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर मोर देन 10% ऑफ द पेंडिंग केसेस जो हैं वो उस कोर्ट में जो है 5 साल से पुराने हैं। ठीक है। हर चीफ जस्टिस को मेंटेन करना पड़ता है एक पैनल ऑफ रिटायर्ड और सून टू रिटायर जजेस जिनको फिर बाद में एड हॉक अपॉइंटमेंट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। जजेस जो है उनको 2 से 3 साल के लिए है जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और 2 से 5 एड हॉक जजेस पर हाई कोर्ट जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है। इनका पीरियोडिकली रिव्यू भी लिया जाता है कि क्या इनको आगे फर्दर कंटिन्यू करवाना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सिर्फ 3 ही इंस्टेंसेस में एड हॉक जजेस को जो है वो अपॉइंट किया है अंडर आर्टिकल 224A। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कवचम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला गवर्नमेंट ने कवचम नाम का वर्ल्ड का फास्टेस्ट वेदर अलर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप किया है या लॉन्च किया है। तो कवचम एक एडवांस डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है अलर्ट्स को, सायरन्स को, ग्लोबल वेदर मॉडल्स को, ताकि इम्प्रूव कर सके स्टेट के अर्ली डिजास्टर प्रिपरेडनेस एंड पब्लिक सेफ्टी को। ठीक है। इसको डिज़ाइन किया गया है एनहेंस करने के लिए रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, और इसको डेवलप किया गया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर फंडिंग लेकर। ठीक है। तो इसमें हैज़ार्ड असेसमेंट, अलर्ट इशुएंस, जो है वो एक्शन प्लानिंग जो है वो थ्रेट लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो की जा रही है। और 126 सायरन्स और स्ट्रोब लाइट्स जो है वो टॉल टावर्स पर लगाई गई हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर लगाई गई हैं, स्कूल्स पर लगाई गई हैं। ये जो सायरन्स हैं ये ब्रॉडकास्ट करेंगे वार्निंग्स अप टू 1200 मीटर्स अवे। ये सिस्टम जो है वो प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस और ऑडियो अलर्ट्स को जो है वो प्रोवाइड करेगा, वेरियस वार्निंग्स देगा। ठीक है। तो कवचम जो है कलेक्ट कर रहा है डेटा वेरियस सोर्सेज से, और वार्निंग्स जो है वो कवर करेंगी सी अटैक्स, हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और एक्सट्रीम हीट। तो ये हेडेड है बाय स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकली सॉरी
आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक रूलिंग दी है जिसमें कहा है कि जो सेक्शन 69 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, जिसमें कि पार्टनर्स जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स के हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जो है वो नहीं लगा सकते या इन्फोर्स कर सकते, उसको उन्होंने रीअफर्म किया है कोर्ट ने। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एक पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, कैसे फॉर्म होगी, क्या क्या राइट्स होंगे उसमें, कैसे डिसोल्यूशन होगा उसका। ये एक्ट जो है वो बेस्ड है इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट के साथ, ठीक है। ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में। और एक्ट जो है डिफाइन करता है पार्टनरशिप को एज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जो कि एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस को शेयर करेंगे। तो इसमें म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं पार्टनर्स की वो सब भी जो है वो बताई जाती हैं। पार्टनरशिप डीड जो है वो मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जो डिटर्मिन करता है राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गिलियन बैर सिंड्रोम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 59 लोगों को पुणे में रिसेंटली गिलियन बैर सिंड्रोम से डील करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो जीबीएस जो है इसको हम एआईपीडी भी कहते हैं, एआईडीपी भी कहते हैं। लगभग 30 से 50 साल के लोगों को ये अफेक्ट करता है। एग्जैक्ट कॉज जो है डिसीज़ का वो अनक्लियर है, क्यों होता है ये। और एक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। वैक्सीनेशन और मेजर सर्जरी जो है इसमें लगती है, ठीक है। या मेजर सर्जरी से इन्फेक्शन भी हो सकती है। और पेशेंट्स को एक अननोन फीवर होता है जिसके बाद उनको वीकनेस आने लगती है और फिर बाकी के नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स जो उनको आने लगते हैं। तो इसमें जो है इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती रहती है। सम केसेस जो है जीबीएस के बहुत ही माइल्ड होते हैं और बाकी जो है नियरली कई बार जो है वो उसमें डिवास्टेटिंग पैरालिसिस भी हो सकता है अगर बहुत ही सिवियर केस हो तो, ठीक है। कोई क्योर इसका नोन अभी तक नहीं है सिंड्रोम का। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस जो है उसको सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो ये जो पुरस्कार है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करने के लिए और ऑनर करने के लिए इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन और सेल्फलेस सर्विस उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में काम कर रही हैं। हर साल 23 जनवरी को इसको अनाउंस किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी जो होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस डे पर। सिर्फ इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही इसके लिए एलिजिबल हैं इस अवार्ड को अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट होते हैं वार्ड के वो कम से कम जो है उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में उनका काम होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन है तो 51 लाख रुपीज़ का प्राइज़ मिलता है और अगर कोई इंडिविजुअल है तो 5 लाख रुपए का प्राइज़ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरो ड्रोन प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने यूरो ड्रोन प्रोग्राम को एज ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन किया है। तो यूरो ड्रोन जिसको हम मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी कह रहे हैं, वो एक ट्विन टर्बोप्रॉप अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो है प्रोग्राम है जिसमें कि मैक्सिमम मिशन पेलोड 2.3 टन्स का है, 40 आवर्स तक की एंड्योरेंस है, सुपीरियर कैपेबिलिटीज़ ऑफर करता है। ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसको डिज़ाइन किया गया है इंटीग्रेट करने के लिए सिविल एयर स्पेस में। तो यूरोड्रोन प्रोग्राम पार्ट है यूरोप के कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी का, ताकि वो अपनी जो उनकी रिलायंस है यूएस और इजरायली प्लेटफॉर्म्स पे उसे कम कर सकें। तो 4 कंट्रीज़ ने मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, ठीक है। जर्मनी जो है वो इसमें लीड नेशन की तरह सामने आया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइफोन मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस मिलिट्री ने रेलोकेट कर दिए हैं अपने टाइफोन मिसाइल लॉन्चर्स को विद इन फिलीपींस, ताकि वो अपनी मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी को एनहेंस कर सके, क्योंकि टेंशंस जो है वो चाइना और रशिया से बढ़ रही हैं। तो टाइफोन मिसाइल सिस्टम जो है एक हाईली वर्सेटाइल और पावरफुल मिसाइल सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है सरफेस टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए। तो ये एक मोबाइल ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम है जो डेवलप किया जा रहा है यूएस आर्मी के द्वारा, और एनहांस करेगा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को भी। तो मैन्युफैक्चर किया गया है इसको यूएस फर्म लॉकहीड मार्टिन द्वारा। ये सिस्टम प्राइमरीली इक्विप्ड है 2 टाइप्स ऑफ एडवांस मिसाइल्स से, स्टैंडर्ड मिसाइल 6 और टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल, ठीक है। जो स्टैंडर्ड मिसाइल 6 है उसकी रेंज 500 किलोमीटर है, टॉमाहॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है जो कि एक क्रूज मिसाइल है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉरिशस।
ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी की आईएनएस सर्वेक्षक जो है उसने अपना फाइनल फेज जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मॉरिशस का कंप्लीट कर लिया है। तो मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है ये। मेन आइलैंड ऑफ मॉरिशस और कई तरह के आउटलाइंग आइलैंड्स को मिलकर ये बनी है। आइलैंड जो है मॉरिशस का वो एक वॉल्केनिक आइलैंड है। क्लाइमेट यहाँ पर मैरीटाइम सब ट्रॉपिकल रहता है। नेशनल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है। मॉरिशस ने इंडिपेंडेंस जो है वो गेन की है यूके से 1968 में। अप्रॉक्सीमेटली टू थर्ड जो पॉपुलेशन है वो इंडो पाकिस्तान ओरिजिन की है, और वन फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्रियोले मतलब कि फ्रेंच और अफ्रीकन डिसेंट की है, और स्मॉल नंबर्स ऑफ पीपल जो है वो चाइनीज़ और फ्रेंको मॉरिशियन डिसेंट के हैं। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is ad hoc judges. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently proposed appointing retired judges on an ad hoc basis to address the backlog of criminal cases in high courts. So Article 224A of the Indian Constitution permits the Chief Justice of a High Court to request retired judges to resume duties with the President's approval. Okay. So these ad hoc judges, they have the full jurisdiction powers and privileges, but they're not considered permanent judges. Both the retired judge and the president must consent to this appointment. As per the 1998 memorandum of procedure, detailed process has been outlined for appointing ad hoc judges. After the retired judge consents, the Chief Justice forwards the name and appointment details to the state's Chief Minister. The Chief Minister then submits this recommendation to the Union Law Minister, who consults the Chief Justice of India. So, just Chief Justice of India's advice is forwarded to the Prime Minister, who advises the President then. Okay. So this Lok Prahari case, which is very famous in 2021, Supreme Court clarified that recommendation for the ad hoc judge appointments must be routed through the Supreme Court Collegium, consisting of the CJI and two senior most judges. So when the Prime Minister is being advised, so this collegium is actually advising it. Okay. So Supreme Court in Lok Prahari case addressed the issue of high court vacancies and the mounting backlog of cases. The court acknowledged that ad hoc judges could help tackle these issues, and especially given that there are significant vacancies in high courts, around 40%. However, it has set clear guidelines for when the ad hoc judges can be appointed. The court has ruled that ad hoc judges can only be appointed if recommendations for filing less than 20% of the vacancies have not been made. Okay. So High Court has vacancies of more than 20% of its sanction strength, and more than 10% of the pending cases are over 5-year old. Then only ad hoc judges can be appointed. Okay. So court has also recommended that each chief justice should maintain a panel of retired or soon to retire judges for potential ad hoc appointments, and these judges should be appointed for 2 to 3 years with 2 to 5 ad hoc judges per high court. Okay. So the appointment process should be subject to periodic reviews as well. Okay. So, what have been the past appointments? So, in the past, only three recorded instances are there of ad hoc judges being appointed under the to the Supreme Court under Article 224A. Okay. So the next topic is Kavacham. This topic is important for your governance section. So Kerala government has recently launched this Kavacham, which is one of the world's fastest weather alert systems, and it's an advanced disaster warning system which integrates alerts, sirens, and global weather models to improve the early disaster preparedness and public safety of the state. It is designed to enhance rescue and rehabilitation efforts during extreme weather events driven by climate change. It has been developed with funding from the National Disaster Management Authority and the World Bank as part of the National Cyclone Risk Mitigation Project. It includes hazard assessment, alert issuance, and action planning according to threat levels. It also aims to install 126 sirens and strobe lights on tall towers, government buildings, and schools. These sirens can broadcast warnings up to 1200 meters away, and this system will also include pre-recorded voice messages and audio alerts to provide various warnings. Okay. So Kavacham collects data from various sources. The warnings will cover sea attacks, heavy rainfall, strong winds, and extreme heat, and it is headed by the State Emergency Operations Center. Okay. So the next topic is Indian Partnership Act of 1932. This topic is important for your
polity section for your economy section. So Supreme Court of India has in a recent ruling has reaffirmed the mandatory nature of section 69 of Indian Partnership Act, which states that partners of unregistered firms cannot enforce contractual rights against one another. Okay, so what is this Partnership Act? So it defines a partnership, its formation and its rights and its dissolution. It is based on the English Partnership Act of 1890. It is applicable to the whole of India. This act defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. It provides for the mutual rights and duties of partners, registration of firms, dissolution of the firm, and settlement of disputes among partners. Thus, the partnership deed is the most crucial document which is used to determine the rights and obligations of partners in the firm. Okay. So the next topic is Guillain-Barre syndrome. This topic is important for your uh, social issues. So around 59 people in Pune have been recently affected with Guillain-Barre syndrome, which is a neurological disorder in which the body's immune system attacks the peripheral nervous system. So this GBS is also called the acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, which is AIDP. It affects people between the age of 30 to 50. The exact cause of this disease remains unclear, but it can be said that it happens due to a viral or bacterial infection, vaccination, or any major surgery. The patients often begin with an unknown fear, followed by weakness and other nervous system related symptoms. It can increase in intensity over a period of hours, days, or weeks until certain muscles cannot be used at all. Some cases of GBS are very mild and they are marked by brief weakness. Others cause nearly devastating paralysis, leaving the person unable to breathe on their own. So there is no known cure for this syndrome as of now. Okay. So the next topic is Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar. This topic is important for your governance section. So INCOIS has been selected for the Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar 2025 in the institutional category. So this Puraskar was instituted by the Government of India to recognize and honor the invaluable contribution and selfless service rendered by individuals and organizations in India in the field of disaster management. So it is announced every year on 23rd January, which is the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. So only Indian nationals and Indian institutions are eligible for this award. Okay. So the candidate for this award must have worked in the area of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, etc. In case the winner is an institution, then the award prize is 51 lakh rupees. And in case of an individual, the award prize is 5 lakh rupees. Okay. So the next topic is Eurodrone program. This topic is important for your security section. So India has joined the Eurodrone program as an observer state. So Eurodrone or medium altitude long endurance remotely piloted aircraft system. It's a twin turboprop unmanned aerial vehicle program, which this has a mission payload of 2.3 tons and an endurance of up to 40 hours. It offers superior capabilities compared to the existing remotely piloted aircraft systems. It is equipped with twin engine configuration. It is a remotely piloted aircraft system designed for long endurance missions. It is the first RPAS which is designed for integration into civil airspace. It is part of the Europe's collective defense strategy, reducing reliance on US and Israeli platforms. So it's a four nation development program of Germany, France, Italy, and Spain. And Germany takes the role of lead nation for this program. Okay. So the next topic is Typhoon missile system. This topic is important for your security section. So US military has relocated its Typhoon missiles launchers within the Philippines to enhance their mobility and survivability amid rising tensions with China and Russia. So Typhoon missile system is also called the mid-range capability, and it's a highly versatile and powerful missile system designed for surface to surface operations. It is a mobile ground launch missile system developed to provide the US Army with enhanced long range strike capabilities. It is manufactured by US firm Lockheed Martin. This system is primarily equipped with two types of advanced missiles, the Standard Missile 6 and the Tomahawk cruise missile. So the Standard Missile 6 has a range of 500 kilometer and Tomahawk has a range of 2500 kilometers. Okay, but it's a cruise missile.
So the next topic is Mauritius. This topic is important for international relations. So Indian Navy's INS Sarvekshak has completed the final phase of the hydrographic survey of Mauritius, covering an extensive area of about 25,000 square nautical miles. So Mauritius, we know that it's an island country in the Indian Ocean of the eastern coast of Africa. So its capital is Port Louis. It is one of the smallest countries in the world. It is made up of main islands of Mauritius and several outlying islands like Ambre Island, Est Island, Curves Island, Benishir Islands, etc. The island of Mauritius is a volcanic island. Um, the climate here is maritime subtropical. Its national language is English, and Mauritius gained independence from the UK in 1968, and it's a parliamentary republic. Um, about 2/3 of the people here are of Indo-Pakistani origin. About one fourth of the population is Creole, which means the mix of French and African descent, and there are a small number of people who are Chinese and Franco-Mauritian as well. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.